हम लोग को स्टार्ट करना है इधर से, मिबोर से। मिबोर जो है इकॉनमी में मुंबई इंटर बैंक आउटराइट रेट है। तो रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, आरबीआई ने रिकमेंड किया है चेंजेस इन द मेथडोलॉजी ऑफ कंप्यूटिंग मिबोर एंड प्रपोज ट्रांजिशनिंग टू अ न्यू सिक्योर्ड मनी मार्केट बेंचमार्क फॉर पॉपुलर प्रोडक्ट डेरिवेटिव्स। तो क्या है व्हाट इज मिबोर? मिबोर जो है एक इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट का बेंचमार्क है used by banks to borrow unsecured funds in the Indian interbank market. तो computed and published by Financial Benchmark India Private Limited on a daily basis and computed based on trades executed on negotiated dealing system or NDS call system in the first hour. इंडिया ट्रांजिशन फ्रॉम, पहले लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट था, लिबोर था, वहाँ से लिबोर से मिबोर में ट्रांजिशन हुआ है। तो कैसे हुआ है? लास्ट ईयर आरबीआई हैड इशूड एन एडवाइजरी टू बैंक एंड अदर आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज आस्किंग देम टू टेक स्टेप्स टू इंश्योर कंप्लीट ट्रांजिशन अवे फ्रॉम लिबोर। लिबोर जो है ग्लोबल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है एट विच मेजर ग्लोबल बैंक लेंड टू वन अनदर इन एन इंटरनेशनल इंटरबैंक मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स। एंड कॉल मनी मार्केट क्या होता है? ये एक फाइनेंशियल मार्केट है वेयर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स लेंड्स एंड बोरो फंड फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स। एंड द आरबीआई हैज एस्टैब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स ARR दैट अलाउज बैंक्स टू चूज द रेट्स फ्रॉम अ बास्केट ऑफ करेंसीज रादर देन द ब्रिटिश पाउंड इंटरनेशनल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। अल्टरनेटिव टू लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रूट क्या है? लिबोर। तो सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट है, मतलब लिबोर के अलावा और कहाँ का है? तो ये SOFR है, ये USA का है। मुंबई का अपना मिबोर इंडिया का है ही। एंड शंघाई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट है शिबोर इन चाइना एंड टोक्यो इंटरबैंक ऑपरेटर रैंक है टिबोर ऑफ जापान। फाइनेंशियल बेंचमार्क प्राइवेट लिमिटेड के बारे में देख लें तो इट इज़ फॉर्म्ड इन 2014 एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। इट इज़ जॉइंटली ओन बाय द फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया FIMMDA एंड फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया FEDA एंड इंटरबैंक एसोसिएशन IBA Indian Bank Association. It aims to develop and administer the benchmark relating to the money market, government securities and foreign exchanges in India. Regulation क्या है? BI is regulated by the Reserve Bank of India. नेक्स्ट है RBI सरप्लस ट्रांसफ़र। जब तक हमको मतलब बोलना रहेगा बताते रहिएगा आप। तो RBI सरप्लस ट्रांसफ़र, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने अप्रूव किया है हाईएस्ट एवर सरप्लस ट्रांसफर ऑफ ₹2.11 लाख करोड़ रुपए टू गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24, विच इज़ मोर देन दी डबल कर दिया है देन द प्रीवियस ईयर। तो आरबीआई का जो सरप्लस होता है इट इम्प्लाइज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। आरबीआई टोटल एक्सपेंडिचर इज ओनली अबाउट 1/7 ऑफ इट्स नेट इंटरेस्ट इनकम, देयर बाय जनरेटिंग अ सरप्लस। एंड आरबीआई का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अगर देखें तो इनकम कहाँ से होती है? तो इंटरेस्ट ऑन रुपी सिक्योरिटीज़ पे, इंटरेस्ट अर्नड ऑन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, interest earned on loans and advances extended to central and state banks, governments, banks and financial institutions, and interest earned from foreign sources consist of interest income from foreign currency assets। तो ये सब आरबीआई की इनकम है। इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर जो है कम होता है। तो मेजर चंक ऑफ एक्सपेंडिचर जो है इन मेकिंग रिस्क प्रोविजंस लाइक कंटिजेंसी फंड एंड एसेट डेवलपमेंट फंड। जो कंटिजेंसी फंड होती है इट केप्ट फॉर अनफोर्सिन कंटिजेंसीज लाइक डिप्रिशिएशन ऑफ सिक्योरिटी वैल्यूज, रिस्क फ्रॉम मॉनेटरी रेट पॉलिसी एट्सेट्रा। और जो एसेट डेवलपमेंट फंड है प्रोविजंस मेड टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरीज एंड एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशन एंड टू मेक इंटरनल कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके अलावा प्रिंटिंग ऑफ नोट्स और एजेंसी चार्जेस, एम्प्लॉय कॉस्ट, ये सब जो आरबीआई का अपना खर्चा है, ये सारा चीज़ें हैं। तो ये 1/7 है रहता है ऑफ इनकम, इसीलिए सरप्लस जनरेट होता है। प्रोविजंस रिगार्डिंग आरबीआई ट्रांसफर सरप्लस टू द गवर्नमेंट। तो आरबीआई एक्ट 1934 में सेक्शन 47 है दैट मैंडेट आरबीआई टू ट्रांसफर इट्स प्रॉफिट टू द सेंटर।
कमेटीज रिकमेंडेशन में मालेगाम कमेटी है 2013 की, और सरप्लस ट्रांसफ़र जो है इसके बाद काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क एज पर दी बिमल जालान कमेटी, सरप्लस ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन रियलाइज्ड इक्विटी and it maintained between 5.5% and 6.5% of the balance sheet. Excess transfer to the government. And economic capital kept between 20.8% and 25.4% of the balance sheet. Excess transfer to the government. Currency gold revaluation account CGARA includes capital reserve and unrealized gains and losses. ट्रेंड्स अगर देखिए आरबीआई पे आउट टू दी सेंटर का, तो 2013 मालेगाम रिपोर्टिंग कमेटी के बाद से बढ़ना स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ से फिर फाइनेंशियल ईयर 16 से एकदम जीरो से फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ है 50,000 करोड़ तक। फिर से जो है प्री कोविड ईयर तक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था फाइनेंशियल ईयर 19 तक, फिर कोविड आया तो फिर डिप हुआ है, और उसके बाद फिर अगेन जो है ये बढ़ गया है 25 जो है 2,50,000 करोड़ तक जो है ट्रांसफ़र हो गया है। नेक्स्ट इज वेज एंड मीन्स एडवांसेस स्कीम। तो रिसेंटली आरबीआई ने इंक्रीज दी वेज एंड एडवांसमेंट लिमिट टू स्टेट्स एंड यूटीज़ टू ₹60,000 करोड़ तक लगभग कर दिया है, अभी 47,000 करोड़ रुपए था। तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो है डेफिनेशन वाइज इट इज़ द एडवांसेस टू स्टेट्स एंड यूटीज़ प्रोवाइडेड बाय आरबीआई टू मीट टेम्परेरी मिसमैच इन द कैश फ्लो of recipient of receipts and payments are known as ways and means advances. Facility is also available for union government के लिए भी होती है ways and means advances. Temporary mismatch in cash flow, ये मेन इसका वो है कैच पॉइंट है। नॉर्मल जो वेज एंड मीन्स एडवांस होता है और स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांस होता है। स्पेशल जो WMA होता है उसको स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी SDF भी बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेट एंड यूटीज प्रोवाइड विद अ स्पेशल WMA आफ्टर इट्स एग्जॉशन इट गेट अ नॉर्मल NMA। तो पहले WMA स्पेशल मिलेगा, फिर एग्जॉस्ट हो जाएगा तब नॉर्मल मिलेगा। स्पेशल WMA हैज़ लोअर इंटरेस्ट रेट देन नॉर्मल ऑब्वियसली, एंड इंटरेस्ट रेट जो है ये लिंक्ड होती है, रेपो रेट से लिंक रहेगी। अपार्ट फ्रॉम WMA स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी SDF and overdraft facility are important financial accommodation instruments availed by the states and UTs. These instruments are governed by the RBI Act 1934 में mentioned है। स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी जो है SDF मतलब स्पेशल WMA ये अवेल्ड बाई स्टेट अगेंस्ट द कोलेटरल ऑफ कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड जो होता है स्टेट का, एंड गारंटी रिडम्पशन फंड GRF and auction treasury bill etc. CSF and GRF are reserved funds maintained by some states with the RBI. Overdraft facility में facility is provided whenever financial accommodation to state exceeds its SDF and WMA limits. Generally, state governments and UTs can avail the overdraft of 14 consecutive days. Election time जो है provided by the RBI. अदर की डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू दी RBI क्या क्या है, तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है CD रेशियो। RBI रेस्ड कंसर्न ओवर द बैंक्स हाई CD रेशियो एंड आस्क्ड देम टू रिड्यूस इट। CD रेशियो क्या होता है? CD रेशियो इज अ फाइनेंशियल मेट्रिक रिप्रेजेंटिंग द परसेंटेज ऑफ लोन्स अ बैंक हैज issued relative to its total deposit. It has the ratio of how much a bank lend out of the deposit it has mobilized. The higher CD ratio suggests that a significant portion of the bank's resources are allocated to the loans. It could potentially stimulate the economic growth but also implies the higher risk. According to RBI's financial stability report, जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है ये पीक किया था 78.8% लगभग, विच इज़ हाईएस्ट सिंस 2005। इन दिसंबर 2023 में जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बढ़ गया था। और 75% ऑफ द बैंक विद करंट डिपॉजिट रेशियो अबव 75% आर जो है ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। तो ये है जो की रीजंस फॉर हाई CD रेशियो क्या है, तो हाई क्रेडिट ग्रोथ, राइजिंग रिटेल क्रेडिट एंड इंक्रीजिंग लोन्स टू द बिजनेस एंड MSMEs है। इसके अलावा स्लोअर डिपॉजिट ग्रोथ स्लो हो रहा है, कस्टमर्स आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम सेवर टू इन्वेस्टर्स बन रहे हैं कस्टमर्स, एंड डाइवर्टिंग फंड्स टू द कैपिटल मार्केट स्लोइंग द डिपॉजिट ग्रोथ।
इम्पैक्ट ऑफ हाई CD रेशियो बैंक्स पे क्या पड़ता है, तो प्रेशर ऑन नेट इंटरेस्ट मार्जिन. तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज अ मेजर दैट measures of the net return of the bank's earning asset like investment securities, loans, etc. And liquidity risk. So banks may be unable to timely meet the primary payment obligation, and credit risk में borrowers could default on their contractual obligations. और फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स क्या है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज़ अनाउंस दैट द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स FI इंडेक्स हैज़ रीजन टू 64.2 इन मार्च 2024 अप फ्रॉम 60.1 इन मार्च 2023. About financial inclusion index, so it is a comprehensive index incorporating details of banking, investment, insurance, postal as well as pension sector. It captures the extent of financial inclusions across the country. And सिंगल वैल्यू इंडेक्स जो है वेयर 0 इज कंप्लीट एग्जॉशन एंड 100 इज फुल इंक्लूजन्स. एंड इट इंक्लूड्स 3 broad parameters that access 35%, usage 45% and quality 20%. It is published annually in July. रिजर्व बैंक जो है इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम है रिजर्व बैंक की. RBI रिलीजेज द एनुअल रिपोर्ट ऑफ ऑम्बड्समैन स्कीम इन 2022-23, द फर्स्ट स्टैंड अलोन रिपोर्ट अंडर द रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम 2023. रिजर्व बैंक का इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम जो है ऑफ 2021, तो इट लॉन्च इन 2021 एज पार्ट ऑफ द अल्टरनेट ग्रीवांस रिड्रेसल framework of RBI for resolving the customer grievances in relation to the service provided by the regulated entities of RBI. Formation, तो under Banking Regulation Act 1949, RBI Act 1934 and Payment and Settlement System Act of 2007. Objective is to provide cost-free redressal of customer complaints. Coverage में schemes covered the following regulated entities: all commercial bank, regional rural banks, scheduled primary urban cooperative banks and non-scheduled primary urban cooperative banks with the deposit size of rupees 50 crore and above. All non-banking financial companies except housing finance companies authorized to accept the deposit or have customer interface with an asset size of rupees 100 crore and above. All payment system participants and credit information companies CICs. Appointment of ombudsman, तो RBI may appoint one or more of its officers as ombudsman and deputy ombudsman for a tenure not exceeding 3 years at a time. Handling of complaints, redressal and adjudication of complaints is presently handled by the 24 officers of the RBI ombudsman and centralized receipt and processing centers. Next है omnibus framework for recognizing self-regulatory organizations SROs for regulated entities. तो RBI ने फाइनलाइज किया है omnibus framework for recognizing self-regulatory organizations and for regulated entities. Objective of self-regulatory organizations क्या है, to include promoting compliance culture, support to smaller entities and act as a collaborative voice of members, collect sectoral information, encourage R&D culture. Eligibility में and self-regulatory organization shall be set up as a not-for-profit companies registered under Section 8 of the Companies Act 2013. It should have adequate net worth, sufficiently diversified shareholding and must represent the sector. तो characteristics क्या है, SRO जो है self-regulatory organization shall have sufficient authority derived from membership agreement along with the strong governance mechanism, and it shall develop standard for improving compliance culture and surveillance method for sector monitoring. Governance framework में articles of association bylaws shall provide a manner of functioning of government body and specify the functions of self-regulatory organization. At least 1/3 of the members of the board of directors, including chairperson, shall be independent and compliance with relevant act, regulation, guideline, direction and circulars issued by the RBI. सारी चीज़ें हैं. नेक्स्ट है भाई, हाँ यूनिवर्सल बैंक. So RBI set eligibility criteria for a small finance bank to enlist into universal bank under on-tap licensing. Universal bank are banks that offer a wide range of financial services beyond
commercial banking and industrial banking such as insurance. Until now, small finance banks were allowed to primarily undertake basic banking activities of acceptance of deposits and lending to unserved and underserved sector. On-tap licensing it was introduced in 2016 for allowing banks to apply for banking licenses with the RBI throughout the year. Prior to this, banking licenses were granted upon invitation of application by RBI to prospective players. Eligibility for a small finance bank to transitioning into universal bank. Net worth जो होना चाहिए minimum net worth to be 1,000 crore. A small finance bank must be scheduled bank and satisfactory track record of the performance minimum for 5 years. And financial health में क्या होना चाहिए? Profitability. Should have net profit in the last financial year and asset quality. So gross NPA and net NPA जो होना चाहिए must be less than or equal to 3% and 1% respectively over the last 2 financial years. Stock listing में बात करें तो share must be listed on a recognized stock exchange. Promoter requirement, no addition of new promoters or changes to existing promoter is permitted during the transition. No change are allowed to the promoter shareholding dilution plan previously approved by the RBI. Difference to small finance bank with a diversified loan portfolio will be preferred. A small finance bank का genesis हुआ था under 2015 for financial inclusion and registration under the limited company, only limited company under company of 2013. Licensing under Banking Regulation Act 1949 with no restriction on where to operate. Capital requirement 200 crore except for a free small finance bank. Adjusted net bank credit is 75% of their adjusted net bank credit to the private sector. Private sector lending is 75%. Next is urban cooperative bank. The RBI asked the urban cooperative banks to stop the practice of setting up of dividend equalization fund (DEF). Dividend equalization funds क्या हैं? They are set up of the urban cooperative banks through appropriation of profit to pay dividends in the future years when profits are insufficient or whether the banks has posted a net loss. However, current जो rules distinctly prohibit making such payment from previously accumulated profits or reserve. As one-time measures, RBI also permitted the urban cooperative banks to transfer the money in the dividend equalization fund to general reserve or free reserve to provide better treatment of these balances for regulatory capital purposes. अबाउट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अगर देखें तो जो लीगल स्टेटस है रजिस्टर्ड एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इधर अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ द स्टेट कंसर्न और द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट इससे होना चाहिए. डुअल रेगुलेशन तो आरबीआई जो होता है रेगुलेट्स द सुपरवाइजेस द बैंकिंग फंक्शंस अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 और स्टेट्स और सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है ये मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर मैटर्स ये सब देखते हैं. लेंडिंग जो है मैंडेटेड टू अचीव द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट ऑफ 75% बाई मार्च 2026 अलाउड टू लेंड मनी फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस. RBI's regulatory framework categorizes urban cooperative banks into 4 tiers. तो टायर 1 टू टायर 4 है. टायर 1 है ऑल यूनिट ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड सैलरी अर्नर्स जो UCBs हैं irrespective of डिपॉजिट साइड एंड ऑल अदर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैविंग डिपॉजिट अप टू 100 करोड़ जो है ये सारे इसमें आएंगे. 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक टीयर 2 हैं. 1000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक जिनके पास डिपॉजिट रहेगा वो टीयर 3 में रहेंगे और ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनके पास 10,000 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट है वो उसमें आएंगे टीयर 4 में. इनिशिएटिव टेकन टू स्ट्रेंथन दी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक तो बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया 2020 में गिव्स RBI पावर टू सुपरसीड बोर्ड ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स और भी सुपरसीड कर सकता है. इट ब्रॉड मैनेजमेंट गवर्नेंस फंडिंग एक्सेट्रा एंड दी RBI परव्यू. फिलहाल तो डुअल रेगुलेशन होता है लेकिन अगर RBI चाहे तो सुपरसीड करके बाकी मैनेजमेंट कंट्रोल भी अपने हाथ में ले सकता है. ईज ऑफ एक्सपेंशन तो सम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर अलाउड टू ओपन न्यू ब्रांचेस अप टू 10%. दैट इज मैक्सिमम 5 branches
of the existing number of branches in the previous financial year without approval of RBI। तो अपना 5 खोल सकते हैं, 5 से ज़्यादा खोलना है तो RBI परमिशन चाहिए। फिर नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो ये NUCFDC जो है ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से बनाया गया। ये जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है ये रजिस्टर्ड है विथ RBI एज अ टाइप 2 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। टाइप 2 NBFC जो है एक्सेप्ट पब्लिक फंड्स और हैज़ अ कस्टमर इंटरफेस एंड इट विल ऑपरेट एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सेक्टर। नीड्स जो द नीड फॉर अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडियाज UCB सेक्टर was first highlighted by the RBI working group chaired by the श्री NS विश्वनाथन। 2008 में जो है इनका कमेटी थी एंड रिकमेंडेड इन 2009 बाई वर्किंग ग्रुप ऑफ श्री VS दास का भी रिकमेंडेशन था, तो इसलिए बनाया गया। मेजर फंक्शन जो हैं लिक्विडिटी एंड कैपिटल सपोर्ट, तो रेजेस कैपिटल ऑफ ₹300 करोड़ एंड ऑफर फंड मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। रेगुलेटरी कंप्लायंस में प्रिपेयर UCBs फॉर कंप्लायंस विद द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट BRA एंड 1949 एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन विद रेगुलेटर्स। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में डेवलप अ शेयर्ड प्लेटफॉर्म टू हेल्प अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एक्सपेंड सर्विसेज एट द लोअर कॉस्ट। ये सारा इसका वो हो गया मेजर फंक्शंस। नेक्स्ट है अपना प्रॉम्प्ट, मतलब इसी में प्रॉम्प्ट करेक्टिव मेजर्स PCA फ्रेमवर्क जो होता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन PCA फ्रेमवर्क फॉर, ये तो 4 लाइन का है बॉस, 4 लाइन का है। ये क्या पढ़ेंगे? 1.7 पढ़िएगा। ये तो उसी का सबसेट है ना अर्बन का। तो PCA फ्रेमवर्क फ्रॉम प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, तो RBI ने इशू किया प्रॉम्प्ट करेक्टिव फ्रेमवर्क फॉर प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। की फीचर क्या है न्यू फ्रेमवर्क का? ऑब्जेक्टिव इज टू एड्रेस द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स विद ग्रेटर प्रिसीजन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इम्प्लीमेंटेशन इट विल इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से ये इफेक्टिव हो जाएगा, रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क। And to application is to all the UCBs in tier 2, 3 and 4 categories with exception under those under all inclusive direction। tier 1 वाले में applicable नहीं है PCA। capital asset quality and profitability of urban cooperative bank will be a key area to monitoring, and a financially unsound or ill managed UCB can brought under the PCA if it breaches the risk of threshold, and the exit from PCA and withdrawal of restriction if no breaches in the risk threshold in any parameters are observed as per 4 consecutive quarterly financial statement। तो PCA से एग्जिट मिल जाएगा फिर। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, तो वाई इंडिया फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन बैंक एस्टैब्लिश्ड इन 1974 कंप्लीटेड 50 years। तो माइक्रो फाइनेंस के बारे में बात करें तो it offers financial services like small value loans to the marginalized and poor individual to assist the formal who had no access to formal banking services। All collateral free loans to individual belongings to low income household, that is household having annual income up to 3 lakhs are treated as microfinance loans। Microfinance institutions usually charge higher interest rate compared to those charged by the commercial bank। नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनिस पाकिस्तान के जो भाई साहब है ना, बांग्लादेश के थे, बांग्लादेश। मोहम्मद यूनिस lays the foundation of modern MFI with establishment of Grameen Bank in Bangladesh in 1976। अबे तो सेवा तो 1974 में एस्टेब्लिश हुआ था ना। क्या चीज? और सेवा तो 1974 में एस्टेब्लिश हुआ था। हाँ। तो पहले तो इंडिया में आया ना माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। हाँ, पहले इंडिया में आया। तो ये लिखा क्या है? लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न, अच्छा मॉडर्न MFI। मॉडर्न MFI कुछ वो पहले कुछ साला नॉन मॉडर्न रहा होगा साला वो। 2 साल पहले नॉन मॉडर्न हो गया, 2 साल बाद मॉडर्न डाल दिए। रेगुलेशन इन इंडिया, तो RBI रेगुलेटरी बॉडी फॉर MFI ऑपरेटिंग इन कंट्री, RBI मालेगांव कमेटी recommended for framework to regulate NBFC MFI। Initiative taken for government to microfinance in India, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
It provides loan up to 10 lakh to non-corporate, non-farm, small micro enterprises through commercial bank NBFC. Non-corporate, non-agriculture. Loan under Mudra are categorized as Shisu, Kishore and Tarun. 2024 Union Budget asked limit to rupees 20 lakh Tarun plus for current rupees 10 lakh for those who have availed and successfully repaid loan previously under the Tarun category. Recognition of self-regulatory organization in 2014, the RBI recognized the microfinance institution network and Sadham as SROs. Harmonized regulation in 2022, RBI introduced harmonized regulation for all regulated entities engaged in microfinance. SSG Bank Linkage Program, initiated by NABARD in 1992, is one of the largest microfinance program in the world to provide financial services to the average and underserved poor household. In and SSG, all members of the group take responsibility for loans that an individual member takes. The Regional Rural Bank has commercial support self-help groups. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs। तो रिसेंटली RBI ने बैन किया था 4 NBFCs को फ्रॉम ग्रांटिंग लोन्स एक्सरसाइजिंग इट्स पावर अंडर द सेक्शन 45(1)(b) ऑफ RBI एक्ट ऑफ 1934। तो NBFCs क्या होता है? कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 और 2013, प्राइमरली इंगेज्ड इन लेंडिंग एक्टिविटीज़ बट एक्सक्लूड्स इंस्टीट्यूशंस मेनली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, ट्रेडिंग गुड्स and providing any services and sale, purchase and construction of immovable property। तो ये सबको एक्सक्लूड करके जो बाकी लेंडिंग कंपनीज हैं NBFCs में आएगी। रेगुलेशन जो होता है अलग अलग करते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक है, ये हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज करती है। सेबी जो रेगुलेट करता है मर्चेंट बैंक्स को, वेंचर कैपिटल फंड्स को, स्टॉक एक्सचेंजेस को, स्टॉक ब्रोकर्स को, सब ब्रोकर्स को। जो इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, रेगुलेट्स दी इंश्योरेंस कंपनीज। स्टेट गवर्नमेंट जो है चिट फंड कंपनीज को करती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स निधि कंपनीज को रेगुलेट करती है। तो सबका अपना अलग अलग रेगुलेशंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड NBFCs? तो NBFC कांट एक्सेप्ट DD, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, एंड दे डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक drawn on itself. The deposit insurance facility of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation is not available to the depositors of NBFCs। तो ये भी डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी भी नहीं होती है इनको। एंड जो DA है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, ये DICGC एक्ट ऑफ 1961 था, उसके अंडर इस्टेब्लिश किया गया था। इट कवर्स ऑल कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग द ब्रांचेज ऑफ फॉरेन बैंक्स फंक्शनिंग इन इंडिया, लोकल एरिया बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स सब इसके अंडर में आते हैं। एंड ये जो है इंश्योर्स ऑल बैंक डिपॉजिट अप टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 5 लाख तक जो है आपका इंश्योर्ड रहेगा। अगर बैंक फेल भी कर गया तो भी 5 लाख रुपए मिलेगा। तो व्हाट इज़ अ स्केल बेस्ड रेगुलेशन फॉर NBFCs? तो एक तो सेग्रीगेशन ऑफ NBFCs आर सेग्रीगेटेड इनटू 4 layers बेस्ड ऑन इट्स साइज, एक्टिविटी एंड परसीव्ड लेवल ऑफ रिस्कीनेस। तो 4 लेयर हैं, जैसे बेस लेयर है, मिडिल लेयर है, अपर लेयर, टॉप लेयर है। तो बेस लेयर होती है कंसिस्टिंग हैव एन एसेट साइज ऑफ लेस देन 1000 करोड़ रहेगा। एंड जो मिडिल लेयर है तो कंसिस्ट ऑफ ऑल नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFCs हैविंग एसेट साइज ऑफ मोर देन 1000 करोड़ एंड ऑल डिपॉजिट टेकिंग NBFCs भी इसमें आएंगी। फिर अपर लेयर जो होता है स्मॉल सेट ऑफ NBFCs रहता है विच आर सिग्निफिकेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिस्टमिक रिस्क स्पिल ओवर एंड आर देयरफॉर रिक्वायर्ड टू सब्जेक्ट टाइटर रेगुलेशन इसमें होता है। सिस्टमिक रिस्क स्पिल ओवर के लिए प्रोन रहेगा। टॉप लेयर होता है जो जस्ट टू बी एक्सट्रीम इन सुपरवाइजरी रिस्क परसेप्शन वुड बी pushed to the top and there will be enhanced and more intensive supervisory जो है engagement with these NBFCs। इसके अलावा NBFC जो है P2P lending regulations जो है मास्टर सर्कुलर RBI निकाला गया था। तो P2P lending involves the individual lending person to person and borrowing money directly from digital platform without any involvement of traditional financial institutions like bank।
तो बैंक के बिना जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना आपस में पीयर टू पीयर लेंडिंग हो रही है, बोरोइंग हो रही है। कि जो की रेगुलेशंस था, तो एनबीएफसी पी टू पी लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स आर सपोज टू एक्ट एज ए इंटरमीडिएटरी फॉर पी टू पी लेंडिंग पार्टिसिपेंट्स, लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ अ लेंडर अक्रॉस ऑल पी टू पी प्लेटफॉर्म्स टू रुपीज़ जो है 50 लाख तक का ही एक्सपोजर रहेगा, उसके ऊपर का नहीं कर सकते। प्रोहिबिट्स पी टू पी प्लेटफॉर्म फ्रॉम प्रमोटिंग पी टू पी लेंडिंग एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट एंड क्रॉस सेलिंग एनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। तो जो है इसको प्रमोट नहीं करना है एज अ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। ये सर्कुलर में था। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो न्यूज में आ रहा है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो आरबीआई बैंक एनुअली हाईलाइट क्या किया कि अचीवमेंट इज एनपीए। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ सब कमिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एफएसपीसी। It highlights that scheduled commercial banks gross NPA and net NPA ratio fell to multi-year low of 2.8 and 0.6 respectively at March end 2024. Not NPA, non-performing asset is loan of advance that is overdue for more than 90 days. Gross NPA is performing. Gross NPA refers to sum of all loans that are classified as NPA. Classification of NPA लिखा है तो लॉस एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट। तो इधर से चलते हैं। डाउटफुल एसेट जो होता है एसेट रिमेनिंग सब स्टैंडर्ड पर ओवर 12, नहीं पहले आता है सब स्टैंडर्ड ना, सब स्टैंडर्ड एसेट क्लासिफाइड और सब स्टैंडर्ड पर अप टू 12 मंथ, फिर सब स्टैंडर्ड एसेट मोर देन 12 मंथ, और लास्ट में कंपनी है आइडेंटिफाइड दैट लॉस एसेट बट इट इज नॉट fully written off from the bank balance sheet. Steps taken to reduce NPA to subsidiary securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of called civil institution कुछ है ना, enforcement of structured interest offense, yes कुछ है। Act 2002 allows secured creditors to take possession of कोलेटरल अपॉन है डिफॉल्टेड टू पेमेंट। तो ये जो सब्सिडी एक्ट होता है सेक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए होता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 फॉर रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी फॉर इंडिविजुअल नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड टू रिजॉल्व स्टेट्स हाई फंडेड गवर्नमेंट प्रवाह पोर्टल प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड प्राइवेट secure and centralized web-based portal to seek authorization, license or regulatory approval. RBI revised NPA provision norms for cooperative bank. These new norms applicable to urban, state and central cooperative bank. Provision for bad and doubtful debt reserve under income recognition, asset classification and provisional norms must be charged as an expense to the profit and loss account. After complying with IRACP norms and other regulations, cooperative banks may allocate net profit to BDDR. Provisioning means that the bank set aside a prescribed amount of their profit to cover probable loss. Co-lending क्या है? The finance minister had asked the State Bank of India to form a total co-lending issue. आज co-lending क्या है? It is an arrangement where multiple lenders partners to provide loan to borrowers. This helps increase lending capacity and reduces risk for individual lenders. As per bank and NBFCs can co-lend loans to priority sectors with a minimum 20% credit risk on NBFC and rest of the bank. Banks are not allowed to enter into co-lending arrangement with an NBFC belonging to the promoter group. What is Financial Stability and Development Council? So it was set up an apex level forum in 2010 to strengthen and institutionalize the mechanism for maintaining financial stability and after inter-regulatory coordination and promoting financial sector development. Composition देखा जाए तो चेयरमैन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट Council
is the finance minister, and members include the head of financial sector, regulators like RBI, SEBI, BFRD, IRDA, Finance Secretary, Secretary Department of Economic Affairs, Secretary Department of Financial Service and Chief Economic Advisor. तो इतने सारे इसके मेंबर्स होते हैं. Willful defaulters, RBI issued direction to treatment of willful defaulters and large defaulters under Reserve Bank of India Act 1934, Banking Regulation Act 1955, and Credit Information Company Regulation Act 2005. Willful defaulters are those who default with outstanding amount of ₹25 lakhs and above. Willful defaults occurs when borrower default in meeting payment or repayment obligation to the lenders, and any one of the more features are noticed. Borrowers have the capacity to pay, diversion of funds and siphon of the funds, disposal of removal or movable properties, provided movable assets, provided for securing credit, and failure to infuse equity despite having the ability to do so. Large defaults with an outstanding amount of above, and where suit has been filed or those amount have been classified as doubtful or lost. Identification, so lenders have to establish identification committee to examine the evidence of willful defaulter. Intercreditor agreement क्या होता है? Default by government owned राष्ट्रीय इस्पात निगम first lenders to seek cover through an intercreditor agreement. Intercreditor agreement describes terms and allocation of collateral between common lenders in the event of a default by borrowers. It establishes borrowers' right and position concerning collateral payment and payment priority, as well as hierarchy between various creditors. According to Reserve Bank of India Prudential Framework for Regulation of Express Direction 2019, any decision agreed by lenders representing 75% by value of the total outstanding credit facility and 60% of lenders by number shall be binding for all lenders. नेक्स्ट है वो IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016. रिसेंटली जो है IBBI issued the new guideline to streamline the process of appointing insolvency professionals as resolution professionals. क्या है IBC 2016? It is about India. It is India's bankruptcy law that consolidated the existing framework for insolvency and bankruptcy into a single law. इंसॉल्वेंसी क्या होता है और बैंक्रप्सी क्या होता है? इंसॉल्वेंसी जो है refers to the financial asset, refers to a financial state where the individual or entity is unable to pay its debt when due and their liability exceeds their assets. Bankruptcy is the legal process that follows the insolvency के बाद bankruptcy होता है, and wherein the court or a tribunal declares an individual or business legally unable to pay off their debt. And to promote a time-bound resolution process for distressed businesses, improve recovery rates and credits, and provide an exit mechanism for companies facing financial distress. ये सब इसके ऑब्जेक्टिव हैं जिसलिए लाया गया था. पिलर्स ऑफ IBC कोड क्या है? तो उसमें जो है 4 चीज़ें हैं. एक तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं, इंफॉर्मेशनल यूटिलिटीज़ हैं, एजुकेटिंग अथॉरिटी है एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल है. तो एक एक करके देखते हैं. सबसे पहला पिलर है रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. इट इज़ an IP is appointed to conduct the insolvency resolution process for all categories of persons. They manage insolvency, liquidation and bankruptcy process. एक corporate insolvency resolution process होता है CIRP, और withdrawal of CRP और liquidation process is largely executed through IPs. जो IPs होते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं आर रेगुलेटेड थ्रू इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज. IPAs होती हैं, उनके IPs होते हैं. दूसरा है अपना इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़. ये सेकंड पिलर है. तो दे कलेक्ट, ऑथेंटिकेट एंड डिसेमिनेट जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनीज टू फैसिलिटेट द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. थर्ड इज एजुकेटिंग अथॉरिटी. तो जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल
एंड डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ये एजुकेटिंग अथॉरिटीज़ हैं। एनसीएलटी है तो ये फॉर सीआईआरपी होती है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस एंड लिक्विडेशन फॉर कॉर्पोरेट पर्सन्स इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट डिटर्स एंड देयर पर्सनल गारंटर्स। एंड आईबीसी मैंडेट कंप्लीशन ऑफ सीआईआरपी जो कॉर्पोरेट वाला प्रोसेस है विद इन 180 डेज एंड एक्सटेंड टू द मैक्सिमम ऑफ 330 डेज। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है ये इंडिविजुअल्स के लिए होता है और पार्टनरशिप इंसॉल्वेंसी के लिए होता है, एंड इनके लिए टाइमलाइन है ये भी अपना डेट रिकवरी केसेस का 180 डेज रखा गया है। लास्ट होता है अपना पिलर इज अपेलेट ट्रिब्यूनल। तो अपेलेट ट्रिब्यूनल जो है नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल है और डेट रिकवरी का अपेलेट ट्रिब्यूनल है, दोनों का अपेलेट ट्रिब्यूनल है। एंड जो एनसीएलटी है ये फॉर हियरिंग अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय एनसीएलटीज एंड आईपीबीआईज एंड द डिसीजन कैन बी फर्दर अपील्ड इन सुप्रीम कोर्ट, अपील कर सकते हैं इसकी भी। एंड जो डेट रिकवरी अपेलेट ट्रिब्यूनल है अपील्स फ्रॉम डीआरटीज आर फिल्ड बिफोर दिस एंड इट कैन बी फर्दर अपील्ड इन सुप्रीम कोर्ट में, इसको भी कर सकते हैं 45 दिन के अंदर चाहिए। जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर में काम करता है। फंक्शन इज दैट इट हैज़ रेगुलेटरी ओवरसाइट ओवर द सर्विस प्रोवाइडर्स इन द इंसॉल्वेंसी इकोसिस्टम। इट हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर इंसॉल्वेंसी एंड रिजोल्यूशन प्रोसेस एंड कॉर्पोरेट्स एंड इंडिविजुअल्स। गवर्निंग बॉडी में फंक्शनिंग ऑफ आईबीबीआई इज गवर्न बाई ए गवर्निंग board constituted by the central government. It consists of a chairperson, 3 members from amongst the officer of the central government not below the rank of joint secretary or equivalent. 1 member is to be nominated by RBI, 5 other members to be nominated by central government, of whom at least 3 shall be the whole-time member. And about pre-packaged insolvency resolution process, it has introduced in the IBC 2016 through the amendment in 2021. It provided for the resolution of stress of corporate MSMEs. It is initiated voluntarily by the debtor and is availed for defaults of the at least 10 lakh. And pre-packaged insolvency process resolution process है envisages the hybrid process where initiation phase is largely informal and post initiation stage is formal. Pre-packaged insolvency resolution process is required to be completed within the period of 120 days. ARC, Asset Reconstruction Companies, why they are in need? Reserve Bank of India has issued Master Direction RBI Asset Reconstruction Company Direction 2024 on the subsidiary 2002. The definition क्या होता है आरसी का? It is a financial institution that provides non-performing assets from the banks and financial institutions so that the latter can clean up their balance sheets. For example, National Asset Reconstruction Company (NRACL). The RC are required to resolve the assets within a maximum of 8 years of acquisition of financial assets and release the security received representing the assets. Functioning of ARC identified asset acquisition. ARC require financial assets from banks or financial institutions, and ARC issues security receipt for the state's loan for a discount, solar discount. And management fee ARC charges a management fee of 1.5% or 2% to asset value. Genesis the February 2002, and besides that IRC would be registered and regulated by RBI. And Narasimhan Committee 2 from 1998 proposed ARC is on the similar line of the asset management company. Significance involved the free of state assets and help banks to focus on their core lending by removing bad loans from their books. Facilitates asset recovery and revive business by restructuring their loans, etc. Key provision, it will fund the to commence the businesses, and ERC required to have a minimum return fund of 3,000 crore, so 300 crore. Registration before commencing business, ARC shall obtain a certificate of registration from RBI
लीडरशिप पोजीशन की बात करें तो इससे एज लिमिट ऑफ 70 फॉर द एमडी और सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर टेन्योर ऑफ 5 ईयर एट ए टाइम with a maximum tenure of 15 years continuously. Ashish will report to IBA in Subvention Bank IBA का Interbank Association. The detail of CAs, rockets or valuers who permitted CA to be evaluated for including an agreement with the CA for internal audit. The Ashish will put in place a system for periodic checks and provide review of the procedure. Other procedure ARC and from raising by the mandate to maintain a capital adequacy ratio of 15%. Other total risk weighted. Other changes by the RBI to strengthen the corporate governance of the RBI. RBI mandated that the chair of the board and at least half of the direction, so the directors in the board meeting must be independent director. पहले ये 1/3 दिया करता था. Member of CIC, every officer become a member of at least one credit information company having certificate of registration from the RBI. Credit information company collect public data, credit transactions and payment histories of individuals and companies regarding loans, credit cards, among others, for example, consumer, civil, limited, etc. RBI gave frequency of reporting of credit information by lenders to CIC from monthly interval to fortnightly basis or shorter interval to boost transparency in system. CICs are licensed by RBI and regulated by CIC Regulation Act 2010 along with RBI. हाउसहोल्ड सेविंग रेट. तो आरबीआई डिप्टी गवर्नर सेड हाउसहोल्ड सेविंग विल रिमेन टॉप नेट लेंडर्स टू द इकोनॉमी इन द कमिंग डिकेड्स. हाउसहोल्ड सेविंग जो है आर कैटेगराइज इनटू फाइनेंशियल सेविंग, करेंसी डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस फंड्स एटसेट्रा. Decline in the financial saving poses challenges for banking system in maintaining liquidity and managing credit risk. Physical saving, the physical assets along with the saving made in the gold and silver. Factor influencing the household saving rate, income level है, interest rate है, inflation, economic stability and social safety nets है. Income levels में higher disposable incomes allows more saving. Interest rate में higher interest rate encourages saving by offering better returns. एंड इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन रिड्यूसेस दी परचेजिंग पावर प्रॉपर्टी, डिस्करेज करता है सेविंग को इन्फ्लेशन. एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो स्टेबल जॉब्स प्रमोट कंसिस्टेंट सेविंग. एंड सोशल सिक्योरिटी नेट जो है, स्ट्रॉन्ग सोशल वेलफेयर जो सिस्टम होता है, इट रिड्यूसेस द नीड ऑफ फॉर द सेविंग. तो हाउस होल्ड सेविंग जो है रेट इज एक्सप्रेस्ड इन दी रेशियो ऑफ हाउस होल्ड सेविंग टू द जीडीपी. And a share of household financial saving goes towards government borrowing. And in India, household sector typically generate surplus saving relative to its investment, lending the excess to the other sectors. अपने में लोग इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा सेव करना पसंद करते हैं. हाउस होल्ड सेक्टर जो है, ये हो गया अपना पहला कंप्लीट. अच्छा ठीक है बॉस, कल करते हैं आगे से, यहाँ से कंटिन्यू फाइनेंस एंड टैक्सेशन से.